ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब पाकिस्तान पल पल डरा हुआ है। भारत ने उसके खिलाफ कई कड़े फैसले लिए हैं और कुछ ना कुछ इनपुट भी रोज निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब कुछ नेता ऐसे हैं जो बेफजूल की बयानबाजी भी करने लग चुके हैं। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने भारत के खिलाफ एक बार फिर भड़काऊ भाषण दिया है। उन्होंने कहा है कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सिंधु दरिया हमारा है और हमारा ही रहेगा। शायद बिलावल भुट्टो भूल गए कि 1965, 71 और 99 में भारत ने पाकिस्तान का क्या हाल किया था। पाकिस्तान सरकार फिलहाल डरी हुई है। फिलहाल पाकिस्तान सरकार ये सोच रही है कि अपनी जान को कैसे बचाया जाए और दूसरी तरफ पाकिस्तान के नेता इस तरीके के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, एक बार वो आपको सुना दें। किया है और किसी का कुछ और हो सकता है, लेकिन ये चर्चा होने से ही उसमें से नवनीत निकलेगा, उस मंथन में से ही निष्कर्ष निकलेंगे। उसकी आवश्यकता है, क्योंकि हमारा अपना जीवन इसके अनुसार नहीं चल रहा है। दुनिया को उनको बहुत सिखाना है और सिखाने लायक हमारे पास बहुत है, लेकिन जो बहुत है वो आज हमारे आचरण में नहीं है। तो भेदभाव कहां से आया? अभी भी चलता है। क्यों चलता है? हमारे यहाँ स्पष्ट उल्लेख है, अहिंसा ही हमारा स्वभाव है, हमारा मूल्य है अहिंसा। लेकिन हमारी अहिंसा लोगों को बदलने के लिए, लोगों को अहिंसक बनाने के लिए है। तो कुछ लोग तो बन जाएंगे हमारा उदाहरण लेकर, लेकिन कुछ लोग नहीं बनेंगे और इतने बगड़े रहेंगे, कुछ भी करो वो नहीं होंगे और उपद्रव करेंगे दुनिया का। तो इसके लिए क्या करना है? आपने बताया मुंबई में मैंने रावण का उल्लेख मैंने इसलिए किया, मैंने कहा कि भाई हम तो किसी के दुश्मन नहीं है, द्वेष वगैरह हमारा स्वभाव नहीं है। तो रावण का भी जो वध हुआ वो रावण के अकल्याण के लिए नहीं हुआ, कल्याण के लिए हुआ। जब ये सिद्ध हुआ कि शिवभक्त रावण है, वेद ज्ञाता रावण है, उत्तम गवर्नेंस करने वाला रावण है, सब प्रकार का उसके पास अच्छा आदमी बनने के लिए जो जो चाहिए वो सब है, लेकिन उसने जिस शरीर और मन बुद्धि का स्वीकार किया है वो ऐसा है कि वो इस अच्छाई को उसके अंदर आने नहीं देगा और कुछ भी करो उसमें अच्छाई भर नहीं सकते। अब उसको अच्छा बनना है तो एक ही उपाय है, उस शरीर मन बुद्धि को समाप्त करके वो दूसरे शरीर और मन बुद्धि को लेकर आ जाए। तो भगवान ने उसका संहार किया। अब उस संहार को हिंसा नहीं कहते, वो अहिंसा ही है। तो अहिंसा हमारा धर्म है। आतताइयों से मारना खाना, गुंडागर्दी वालों को सबक सिखाना, ये भी हमारा धर्म है। अब पाश्चात्यों की जो विचार पद्धति उसमें दोनों एक साथ नहीं चल सकते, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करने वाला जो विचार है कि मैं लोगों में, मेरा शत्रु है फिर भी मैं देखूंगा अच्छा आदमी है कि खराब आदमी। मैं मुबारक करूंगा यूपी सरकार को
और कि जो लोगों में यहाँ मैंने कॉन्फिडेंस देखा है, एतमाद देखा है, वो भरपूर एतमाद है। मैं मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोगों से मेरी मुलाकात रही है। कल से काफ़ी मुख्तलिफ फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मुझे मिले। इसमें बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान और उलमा है, तालिब इल्म मुख्तलिफ एरिया से, जो मैंने उनमें एतमाद देखा है, कॉन्फिडेंस देखा है। बस वाटर टेरिटरी है, इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को। बदकिस्मती की बात यह है कि हमारा जो एरिया है वो ड्राट प्रोन एरिया है और हमें वहाँ पानी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। इंडस वाटर टेरिटरी, क्योंकि ये हमारे दायरे इख्तियार में नहीं है, इसमें इंटरनेशनल कोर्ट की इन्वॉल्वमेंट है। बरकफ मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इंडस वाटर टेरिटरी की जो एग्रीमेंट था, और एग्रीमेंट के तहत जो हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को जो उसका बेनिफिट होना था, जो उसका जो उसके एवज़ में जो हमें मिलना चाहिए था, वो मिला नहीं। पढ़े लिखे हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, विदेश में तो कहीं थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के भी कुछ भाषण पुराने सुन ले और उनको रिग्रेट करना पड़ा था। देखिए, हिंदुस्तान के साथ सबसे बड़ी चीज है ना कि जब हम बने थे तभी से आपने जो रास्ता चुना उसके ठीक विपरीत हमने रास्ता चुना और उस रास्ते पे चल के हम यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारा अंदरूनी कोई भी डिफरेंस हो वो हमारा है, यहाँ की अकलियत का हो, अक्सरियत का हो, हम लड़ते। लेकिन आप तो एक रोग स्टेट के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हो भाई। इसलिए मैंने कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जी क्या बोल रहे थे और बाद में क्या बोलना पड़ा। थोड़ा इतिहास का अध्ययन कर लें, इतिहास काफी कुछ बता देगा। बड़ा इस दहशतगर्द दरिंदों को का जो दंड होगा वो जो है वो दहलाने वाला होगा, और दहशतगर्दों के साथ साथ दहशतगर्दों के दाताओं और आकाओं को भी दहलाने वाला होगा। क्योंकि जिस तरह का जो है वो जुल्म और जुर्म इन जालिमों ने, इन जल्लादी जालिमों ने किया है, उसको जो है वो जमींदोज होने का वक्त आ गया है। और ऐसे जुल्म और जुर्म के जो जल्लादी जालिम है वो अगर पाताल में भी होंगे, देश के किसी कोने में होंगे, देश से बाहर किसी कोने में होंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे। ये बात उनको भी अच्छी तरह मालूम है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बात उन तमाम इन जल्लादी जालिमों और उनके जो है वो आकाओं और उनके दाताओं को इस बात का एहसास है कि चूहे की बिल में भी होंगे तो निकाल करके और उनका जो है उनको सबक सिखाया जाएगा। क्योंकि जब सुरक्षा पर जब आ जाए तो टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो तो जिंदा भी नजर आना जरूरी है। और जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, जो 1994 का संसद का सर्वसम्मत प्रस्ताव था कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर पाकिस्तान ने अनधिकृत कब्जा कर रखा है। अरे उनको बोलो अपना दिमाग, मेंटल कंडीशन अपनी चेक करवा लें जाके, क्या क्या बयान दे रहे हैं। बहुत हो गया। ये तो पहले हमारी सरकारें थी कि इनके ऐसे जो हरकतें थी हम टॉलरेंस लेवल था। अब वो मोदी जी का जो उन्होंने कहा है बिहार में, उसको देखिए। और वैसे अब आने वाले कुछ दिन राजस्व मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ रासेल हैं जो विदेशी मामलों के जानकार हैं, अनुराग नेता जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, चंद्रभूषण सिंह जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और समाजवादी पार्टी की तरफ से दारा सिंह जी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रासेल, आपसे जानना चाहूँगा, जिस हिसाब से ये बिलावल भुट्टो का बयान सामने आया है, और पहली बार नहीं है, पहले भी बिलावल भुट्टो इस तरीके के बयान देता रहा है, लेकिन जहां पर पाकिस्तान को एक तरफ डर सता रहा है कि भैया अब इस मामले से कैसे बचा जाए, उसके नेता इस तरह की बयानबाजी करने से लगे हुए हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली कि बिलावल भुट्टो का बयान, पुष्पेंद्र, बहुत ही अफसोसनाक है। ये आप जानते होंगे कि बिलावल भुट्टो
इस समय कॉम्प्रोमाइज की सरकार चला रहे पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में जो अभी सरकार चल रही है वो कॉम्प्रोमाइज के ही साथ चल रही है। वो पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं पाकिस्तान के, और इस तरीके का बयान, आपको आवाज आ रही है पुष्पम? हाँ, आवाज मिल रही, बोलिए आप। जी, इस तरीके का बयान बिलावल भुट्टो का बहुत अफसोसनाक है। ये आपको एक चीज, एक खासियत बताना चाहूंगा कि ये सिंध प्रोविंस के बहुत बड़े नेता है बिलावल भुट्टो, और इस तरीके का बयान देना कि खून बहा जाएगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, अरे उनको तो खुद देखना चाहिए कि पाकिस्तान में जो 80% पानी आ रहा है वो इंडिया की देन से ही आ रहा है, और अगर इंडिया पानी भी बंद करता है तो 7 करोड़ लोगों का बहुत मुश्किल हो जाएगी। और आप ये देखिए कि बिलावल भुट्टो को सोचना चाहिए कि इस तरीके के बयान से काफी बचे। उनके नाना जी का हश्र क्या हुआ, आर्मी के इशारे से बोलते हैं, उनके नाना जी का हश्र क्या हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो का असैसिन कर दिया गया। उनकी माँ का हश्र क्या हुआ, बेनजीर भुट्टो का, उनका भी असैसिन कर दिया गया। तो इस तरीके का बयान बहुत अफसोसनाक है। ठीक है, दारा सिंह जी सुन पा रहे हैं आप? लगता है दारा सिंह जी तक हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। ठीक है चंद्रभूषण जी, क्योंकि जिस हिसाब से फिलहाल सेना की कार्रवाई चल रही है आतंकवादियों को लेकर, और जम्मू कश्मीर में जो 6 आतंकवादी थे उनके घरों पर भी कहर बरपाया गया है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि कुछ बातें अब निकलकर ये भी सामने आ रही हैं कि जो हमास के बड़े नेता थे 4 फरवरी को पाकिस्तान में उनकी बैठक भी हुई भारत के खिलाफ आतंकवादी विरोधी को लेकर, और साफ तौर पर अगर पहले से ये बातें पता थी तो आखिर क्यों भारत सरकार इस इनपुट को लेकर आगे की कार्रवाई नहीं कर रही थी? देखिए, भारत सरकार सोच समझकर जो कार्रवाई करने जा रही है वो इस देश के लिए ही नहीं विश्व के लिए भी मिसाल बनेगी। लेकिन जो घटना घटी है वो धोखा दिया गया, विश्वासघात किया गया, लोगों को उनके साथ विश्वासघात करके किस तरह से उनको ट्रैप किया गया और उनके साथ ये घटना की गई। उन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी ट्रेनिंग के साथ इस चीज को किया, और इसमें पाकिस्तान और उनके जो दहशतगर्द हैं वो सब शामिल हैं। सरकार अपनी पूरी कार्रवाई ऐसी करेगी कि वो बातों में, देखिए हमारे डिबेट चैनल पे बहुत तरह की बातें हो रही हैं, हर व्यक्ति हर बात कर रहा है। इस स्ट्रेटजी को हम आप तक भी नहीं बता सकते और लोगों तक भी ज्यादा इसको टीवी पर नहीं ला सकते, लेकिन जो कार्रवाई की जाएगी वो चारों तरफ से होगी और उस कार्रवाई का तोड़ किसी के पास नहीं होगा। भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व में वो काम करेगी कि पाकिस्तान आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी हमें क्या करना चाहिए। देखिए, उसका हक वो अब अपने आखिरी पड़ाव में है। उसने जो स्टेप उठाया है उस स्टेप का कोई उसका साथ देने वाला नहीं है, न इंडिया में, न कश्मीर में हो या विश्व में भी कोई ऐसा उसका साथी नहीं है जो इस हरकत के लिए उसका साथ दे। पाकिस्तान पूरी तरह अलग हो चुका है, ये समझ लीजिए, और जिस तरह भारत ने कार्रवाई करना शुरू किया है आने वाले दिनों में वो त्राई करेगा। ठीक है, सरकार को ऐसी नाजीर पेश करनी चाहिए कि ये जो समस्याएं हैं इनका परमानेंट समाधान होना चाहिए, चाहे वो बलूचिस्तान का हो, चाहे वो सिंध का हो, चाहे वो पाकिस्तान का हो। ठीक है रसेल, मैं आऊंगा आपके पास। एक सवाल मैं अनुराग जी से ले लेता हूं। अनुराग जी, जब शुरू में सर्वदलीय बैठक हुई तो सर्वदलीय बैठक में सभी सियासी दलों ने अपना समर्थन भारत सरकार को दिया, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता कुछ अलग भी बयान देने से लगे हुए हैं। जैसा अखिलेश यादव जी का बयान आया कि भैया जंग से तो कोई फायदा है नहीं। अब शरद पवार बोल रहे हैं कि अगर भारत कोई कड़े फैसले लेता है तो पाकिस्तान भी कौन सा चुप बैठेगा। तो ये कौन सी राजनीति, अब ये समझ में नहीं आ रहा। जी देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि सर्वदलीय बैठक के बाद तो सबने समर्थन दिया था भारत सरकार को लेकिन अब जो
अखिलेश यादव जी का जैसे बयान आया है कि जंग से कुछ फायदा नहीं होगा, या फिर जो हमने देखा कि शरद पवार जी का बयान आया, ये भी बयान आया था कि अगर हम जो है अपना एयर स्पेस बंद करेंगे तो पाकिस्तान भी बंद करेगा, तो हमारी जो विमानें हैं उनको लंबा रास्ता लेना पड़ेगा, घूम के जाना पड़ेगा, तो उसकी जो कीमत है बढ़ सकती है। तो हालांकि ये छोटी छोटी चीजें अब हमें नहीं देखनी चाहिए, और जो है पाकिस्तान को एक ही बार में सबक सिखाना चाहिए। और अगर आप देखो तो अब मेरे को लगता है कि ये मौका आ गया है कि हम अपना जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको कहा जाता है, जो पाकिस्तान की कब्जे का कश्मीर है, उसको भी हम वापस लें। और जो बलूचिस्तान के लोगों पे वहां पे जुल्म हो रहा है, बलूचिस्तान वहां अलग होना चाह रहा है पाकिस्तान से, बलूचिस्तान को भी हमको आजाद कराने के उनकी मदद करनी चाहिए, उन लोगों को आजाद कराने में। और वहां देखा जाए तो अफगानिस्तान के बॉर्डर से वो लगता है अफगानिस्तान भी भारत का ज्यादा समर्थन करता है, पाकिस्तान से उसकी भी नहीं बनती है। फिर अमेरिका ने पहले ही बयान दे दिया है कि वो जो भी अपनी इंटेलिजेंस है भारत के साथ शेयर करेगा। अब इनको अपराधियों को पकड़ने में जो भी मदद चाहिए होगी वो देने को तैयार है। सब पूरे विश्व का समर्थन भारत के पास है। फिर अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी बहुत चरमराई हुई है। पाकिस्तान इस हालत में नहीं है कि कुछ भी हमें जो है ज्यादा जवाब दे पाए। 3 दिन से ज्यादा वो सस्टेन नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान जो है, हमने वैसे भी पाकिस्तान के साथ पहले भी हमने बहुत ज्यादा उनके साथ दयालु व्यवहार अपनाया है, चाहे हमने उनकी जमीन कब्जा करके छोड़ी भी हुई है, क्योंकि हम किसी पे कब्जा नहीं करते हैं। लेकिन जो है पाकिस्तान इस चीज का गलत फायदा उठाता जा रहा है। हम जैसे ही देख रहे हैं कि वहां पे आतंकवादी के ट्रेनिंग कैंप खुलेआम चलते हैं, वहां पे आतंकवादी खुलेआम घूमते हैं। जो ओसामा बिन लादेन जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो आतंकवादी घोषित हुआ था, वो भी पाकिस्तान की जमीन से मिला था। तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो है लगातार पनाह दे रहा है और टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं। तो ये भारत को फिर से एक बार सर्जिकल स्ट्राइक करने का सोचना चाहिए, और सर्जिकल स्ट्राइक करके जो आतंकवादी के कैंप है वहां पे डायरेक्ट हमला करना चाहिए, जिससे कि डायरेक्ट हमें रिलीफ मिले। तो और ये जो मैं ये समझता हूँ कि जो मोदी जी हैं, मोदी जी इतने जो शक्तिशाली प्रधानमंत्री हैं, तो उनके नेतृत्व में ये सारी प्लानिंग चल भी रही होगी, और आने वाले दिनों में हो सकता है हमें ये चीज देखने को भी मिले। ठीक है, ठीक अनुराग जी। दारा सिंह जी सुन पा रहे हैं आप? दारा सिंह, चलिए ठीक है। रसेल, सबसे बड़ी बात ये है समझने वाली, क्योंकि अभी मैंने जो सवाल किया था और ये सुनने में भी आया कि 4 फरवरी को, यानी कि ये पहलगाम हमले से पहले, पहलगाम हमले से 57 दिन पहले जो पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर है, वहां पर हमास के बड़े अधिकारियों की बैठक हुई, और इस बैठक में क्या कुछ किया गया, ये जो खबरें निकलकर सामने आ रही, कितनी सच? मैंने आपको शायद पुष्पेंद्र पिछली डिबेट में भी बोला था कि 5 फरवरी को, लेट मी करेक्ट, 4 फरवरी 5 फरवरी को हमास की बहुत बड़ी बैठक हुई थी रावलकोट में। तो उसमें हमास के टॉप कमांडर्स आए हुए थे। आवाज आपकी बबल हो रही है। बोलिए। आपका आवाज आ रही है? हाँ, आवाज मिल रही, बोलिए आप। जी। मैंने आपको जैसा बताया कि 5 फरवरी को रावलकोट में हमास के टॉप लीडर्स, ईरान के टॉप लीडर्स जो हमास से ऑपरेटिंग है, वो आए हुए थे। और उसके साथ ही साथ कश्मीर के बड़े अलगाववादी नेता, जैसा मैंने आपको बताया था, मौलाना मसूद अजहर के भाई उस मीटिंग में शामिल थे। इस मीटिंग का इनपुट इजरायली डिफेंस में दिया हुआ था। उसके बावजूद अभी 3 दिन बाद ही अभी इजरायली कॉन्वॉय ने आज ही, और पहले भी इजरायली कॉन्वॉय ने यह बात बोली थी कि इस तरीके की बैठक हो रही है। ये मैं मानता हूं कि इजराइल भी अपने तरीके से जताना चाह रहा है कि देखिए हमास की एक्टिविटी आपके हिंदुस्तान में बढ़ रही है, लेकिन इस तरीके की इनपुट मिलना और इस तरीके की शेयर करना थोड़ी सी तो गंभीर बात है। कि हमास लश्कर तोयबा इंडिया में एक्टिव है, इंडियन मुजाहिदीन इंडिया में एक्टिव है। उसके अलावा हमास की एक्टिविटी भी बहुत संदेहजनक है। अगर हमास एक्टिविटी दिखा रहा है तो बहुत ज्यादा खतरनाक सिचुएशन हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जैसा बोला है पिछली रैली में कि हम सबको देख लेंगे, भारत सरकार पर मुझे पूरा भरोसा है कि देख लिया जाएगा। दूसरी बात जो आपने बोली है कि पिछली बात में मैं बोल रहा
थोड़ा सा रिव्यू हो गया था कि चिनाब, झेलम, इंडस और सतलुज, ब्यास की जो नदियां हैं उसका मेन सोर्सेस 80% तो पाकिस्तान को है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी इतना, इसको देखिए काफी ज्यादा डिबेटेबल मूवमेंट है, क्योंकि पंजाब खुद चाह रहा है कि पानी को रोका जाए, अच्छा, और सिंध तक पानी ना पहुंचे। अब ये देखिए कि पाकिस्तान के अंदर ही इंटरनल पॉलिटिक्स चालू होगी कि भैया सिंध के अंदर तो सिंध में प्रोटेस्ट चालू हो चुका है, लेकिन पंजाब रीजन तो खुद बोल रहा है कि भैया हम खुद पानी को रोकेंगे। तो बताइए कि ये इस तरीके का बयान बिलावल भुट्टो दे रहे हैं, तो उससे अपने आप को सिद्ध क्या करना चाहते हैं कि सिद्ध के हम बहुत बड़े नेता हैं। और जैसे सर ने अभी अनुराग जी ने बोला है कि बलूचिस्तान 3 फ्रंटों पर लड़ाई कर रही है पाकिस्तान, बलूचिस्तान हुआ, फाटा हुआ, और उसके बाद क्वेटा का बड़ा हिस्सा हुआ। अब पाकिस्तान एक्टिवेट करना भी चाहेगा तो एक्टिवेट कर नहीं पाएगा, हिंदुस्तान के पास इतनी फौज नहीं है। 5 लाख रिजर्व फोर्स इनके पास है और इंडिया के पास ऑलरेडी 15 लाख रिजर्व फोर्स है। तो पाकिस्तान स्टैंड करने की उम्मीद में नहीं है, और वो देख ही रहे हैं कि आप बात करते हैं कि परमाणु हमला कर देंगे, परमाणु हमला कर देंगे, तो आप परमाणु हमला करो ना। आप फर्स्ट नीति तो यही है ना कि परमाणु हमला करेंगे। आप परमाणु हमला करेंगे, धमकी किसको देना चाह रहे हैं? भारत परमाणु शक्ति नहीं है, बिल्कुल, और परमाणु हमला करके आप साबित क्या करना चाह रहे हैं? ठीक है चंद्रभूषण जी, चंद्रभूषण जी, आप शब्द बोल रहे हैं लेकिन इतनी औकात नहीं है पाकिस्तान की। ठीक है चंद्रभूषण जी, हमास का पाकिस्तान में रहना, ठीक है, इससे तो ये साफ हो जाता है कि भैया पाकिस्तान आज भी आतंकवादी बनाने का काम कर रहा है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने का काम कर रहा है। देखिए पिछले 20, 22 या 25 वर्षों से जिस प्रकार वहां के रक्षा मंत्री ने स्वीकार किया कि हम लोग इस तरह के अमेरिका के लिए, ब्रिटेन के लिए, इन लोगों के लिए हम ये सब काम करते थे आतंकवाद फैलाने का, उन्होंने जब खुद स्वीकार किया और उसी के बिहार पे हमको पैसा मिलता था। ठीक, ये देखिए पूरे विश्व में पाकिस्तान ने सबसे कर्ज ले रखा है केवल इन्हीं गलत एक्टिविटीज काम करने के लिए, डिस्टरबेंस फैलाने के लिए। ये अपने ही मकर जाल में फंसा हुआ देश है, और यहाँ के लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो करे तो क्या करें। आने वाले दिनों में भारत सरकार इनके साथ जो काम करेगी वो विश्व सराहना करेगा कि ऐसा ये एलिमेंट है जिसको भारत ही सुधार सकता है, और भारत वो आने वाले दिनों में करके दिखाएगा। जो हमास है, जो इजराइल के साथ, देखिए सेम पैटर्न में यहाँ हमला किया गया, जैसे हमास ने वहां पर किया, लोग एंजॉय कर रहे थे, यहाँ उसी प्रकार का हमला यहाँ कश्मीर पर किया गया, और ये आपसी तनाव पैदा करने के लिए, डिस्टर्ब पैदा करने के लिए। और भारत में और भी जगह इस तरह के एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। सरकार को अपनी और इंटेलिजेंस को लगाना चाहिए और इन लोगों को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। ठीक है अनुराग जी, यहां पर पाकिस्तान की तरफ से एक धमकी और दी जा रही है। हालांकि अब पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है वो खुद बैकफुट पर आते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर चीन भारत का पानी रोक ले तो क्या होगा, लेकिन यहां पर कई तरीके की बातें हैं। चीन आखिर क्यों भारत का पानी रोकेगा, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान के साथ किसी तरह का कोई समझौता हो या ना हो, चीन के साथ तो भारत का व्यापार है। जी बिल्कुल, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो ये पाकिस्तान, अगर आप देखो तो स्टार्टिंग से ही भड़काऊ भाषण देता जा रहा है। एक तो पहले खुद ऐसे आतंकवाद फैलाता है, ऊपर से उसके बाद चोरी और सीनाजोरी जिसको कहते हैं वो कर रहा है। पर जिस तरीके से अब धीरे धीरे जैसे भारत एग्रेसिव होता जा रहा है, पाकिस्तान में बौखलाहट बढ़ती जा रही है। आप देखोगे अभी उन्होंने जैसे चंद्रभूषण जी ने बात की थी कि हमास की और इजराइल की, तो अगर आप देखो तो इजराइल पे हमला हुआ, इजराइल ने किस तरीके से हमास पे वापस हमला किया। इजराइल छोटा सा देश है, भारत के एक छोटे राज्य के बराबर है, एक यूपी से भी छोटा है पूरा इजराइल, भारत के यूपी से भी छोटा है, और उन्होंने किस तरीके से जवाबी कार्रवाई करके उनको हमास को पीछे खदेड़ा। तो इस तरीके से ही भारत को अब करना पड़ेगा और इसी तरीके से एक्शन लेना पड़ेगा। अब जैसे भारत ने 1971 में जैसे भारत ने बांग्लादेश को आजाद कराया, अब समय आ गया है कि बलूचिस्तान को भी आजाद कराए। बलूचिस्तान तो शुरू से ही पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बनना चाहता था,
लेकिन जो है आजादी के समय जो भी हुआ, चलो ठीक है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। जबकि आप देखा जाए तो सिंध के लोग भी पाकिस्तान से परेशान है, अलग होना चाहते हैं, सिंधु देश की मांग करते आ रहे हैं। जो सिंध है, सिंध में भी 50% के आसपास हिंदू लोग रहते थे जब बंटवारा हुआ। जैसे पंजाब का बंटवारा हुआ और बंगाल का बंटवारा हुआ, सिंध का भी बंटवारा होना चाहिए था, लेकिन वही बात है कि आजादी के समय उतना किसी ने ध्यान नहीं दिया, इसलिए सिंध पूरा का पूरा ही पाकिस्तान के पास चला गया। जबकि सिंध के लोगों की इच्छा भी नहीं पूछी गई और जबरदस्ती पाकिस्तान ने हथिया लिया। ऐसे ही जबरदस्ती ये कश्मीर को भी हथियाना चाहता था, एक तिहाई हथिया भी चुका है। तो अब समय आ गया है कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी वापस भारत का हिस्सा बनाएं। अब 370 भी हटा दिया है, अब अगला यही कदम है कि हम पूरे के पूरे कश्मीर को आजाद कराएं वहां के लोगों को पाकिस्तान के चंगुल से। और ठीक है अनुराग जी, ठीक है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से दारा सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। दारा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? दारा सिंह जी, सुन पा रहे हैं आप? जी। हाँ, मेरा सवाल ये था कि जब ऐसी स्थिति में पूरा देश एक है, सभी सियासी दल एक है, ऐसे में एक आवाज सबसे अलग आती है। हालांकि इस तरह की तो मांग फिलहाल कोई कर भी नहीं रहा है, लेकिन अखिलेश यादव जी ने साफ बोला है कि भैया जंग से तो कोई फायदा है नहीं। देखिए, हमारा देश शांति का और हमारे यहाँ जो नारा होते थे कि सबका साथ सबका विकास, ये तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उससे पहले एक नारा होता था इस देश में, हिंदू मुस्लिम भाई भाई वाला, आपको भी याद होगा कि आपके बचपन में पढ़ाया गया होगा। तो देखिए, भारत कभी खून खराबा या हिंसा नहीं चाहता। भारत एक शांति से रहने वाला देश। मगर देखिए, दुर्भाग्य है कि जब जब हमारे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जनता ने चुना अपनी सुरक्षा को लेकर, आप आंकड़े देख लेना, रिकॉर्ड देख लेना कि जब जब भाजपा की सरकार रही तब तब देश में घटनाएं हुई, और वो भी बॉर्डर उस पार से लोग आकर इस पार करके चले जाते हैं। दुर्भाग्य देख लीजिए, जो घटना पे आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए, ज्यादा कहते हैं बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने जो चौकीदार बनकर इस देश को कहा था कि हम आपकी सुरक्षा के लिए हैं, भारतीय जनता पार्टी की नैतिकता है कि वो अपने गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से इस्तीफा ले लें। देश को इस तरह से तोड़ा। पहले इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, फिर इन्होंने मंदिर मस्जिद किया, अब जाकर उन्होंने अच्छे ख्वाब दिखाए, वोट तो ले लिया, मगर इस देश को गुमराह फिर कर दिया। उसके बाद आप बता दीजिए, इतनी बड़ी घटना ये पहली नहीं है। पुलवामा हमला के बाद ये पार्ट 2 तैयार कर दिया, और पार्ट 2 से पहले अभी हमें जानकारी मिली, हम लोग कुछ मीडिया वालों भाई साहब से बात कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि भैया 2 दिन पहले ही सिक्योरिटी हटाई गई है वहाँ से, और लोकल पुलिस भी नहीं थी वहाँ पे। 2000 की भीड़ जहाँ हो रही है बॉर्डर के किनारे, सबको पता है कि पाकिस्तान से कभी भी कोई भी अटैक हो सकता है, वहाँ से लोगों को हटा दिया गया, सुरक्षा को। अब उसमें सुरक्षा में चुप हुई, सुरक्षा में नहीं। दारा सिंह जी, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आप लोग कह रहे हैं कि जंग समाधान नहीं है, तो क्या गृह मंत्री रक्षा मंत्री का इस्तीफा देना समाधान है? भाई आप एक बार देख लीजिए, हमारे ही देश में एक बार हो चुका है, गृह मंत्री जी ने अपनी हारी मानी थी, उन्होंने इस्तीफा भी दिया था, मगर कितने लोग मरे थे इसमें भी हिंदू मुस्लिम ढूंढ रही, इसमें भी लड़ाना चाह रही है अपने देश को। ये तो कहो शुक्र मनाओ हमारे देश का जो नागरिक है वो पढ़ा लिखा है, नहीं तो ये तो फिर इसमें हिंदू मुस्लिम करके दंगा करा देते। ये अवसरवादी लोग हैं। आप सोच लीजिए, जो कानपुर में जिसका कार्यक्रम नहीं, अवसरवादी तो सभी लोग हैं, अवसरवादी तो सभी राजनीतिक पार्टियां हैं। ठीक है चंद्रभूषण जी, सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए मेरी भी, इनके सुन लीजिए, बुलाया गया पक्ष रखने के लिए। चंद्रभूषण जी, देखिए, ये समाजवादी पार्टी, इनके मुख से ही यहाँ तक अभी तक डिबेट चल रही थी, किसी ने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। ठीक, रुस्तम जी आप सुन रहे हैं, आप पूरी डिबेट में ये कितने बेईमान लोग हैं, अवसरवादी लोग हैं, समाजवादी लोग हैं, बेईमान लोग हैं कि ये इन्होंने आपसे ही हिंदू मुस्लिम चालू कर दिया, इन्होंने अपनी देश की बुराई करनी शुरू कर दी।
ये इनके नेता कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, और कानपुर में जो एक शहीद हुआ उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। अरे समाजवादी पार्टी, अरे पहले तुम अपनी तुष्टीकरण की नीति को सुन लीजिए चंद्रभूषण जी, गड्ढे में डाल दो सुन लीजिए और देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत करो। वैसे कुछ है नहीं तुम्हारा, सुन लो, तुम देश के लिए कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, लेकिन तुम अपनी नियति दिखा रहे हो। तुम्हारी नियति और तुम्हारी सोच देश की जनता देख रही है, कितने बेईमान हो तुम देश के साथ। तुम दोहरी नीति अपनाकर चरित्र अपना दोहरा चरित्र दिखा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। जो व्यक्ति ये कह दे कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है, वोट मांगने जाते हो समाजवादी पार्टी के लोगों, तो क्या सब हर व्यक्ति से तुम्हारा संबंध होता है? हो सकता कि शुभम द्विवेदी के परिवार ने तुम्हें वोट दिया हो, किसी को नहीं पता कौन वोट देता है, लेकिन तुमने जो तुम्हारे नेता ने जो बात कही वो शर्म आनी चाहिए। और ऐसे व्यक्ति से क्या उम्मीद की जा सकती है पुष्पेन जी? ये लोग देश के क्या, जब एक प्रदेश के नहीं हो सके तो देश के लिए क्या हो सकते? ठीक है, ठीक है रसेल, आप उन राजनीतिक बयानों से क्या कुछ समझते हैं? क्योंकि एक तरफ सभी सियासी दल एक होने की बात करते हैं और पूरा समर्थन भारत सरकार को देते हैं, दूसरा तरफ अगर हमें देखा जाए तो इस तरीके की बयानबाजी भी चलती रहती है। शरद पवार कुछ अलग कह रहे हैं, अखिलेश यादव कुछ अलग कह रहे हैं। कुछ तो मैं राजनीति तो नहीं करना चाह रहा। अभी मैं दारा सिंह जी को सुन रहा था। मैं पॉलिटिक्स से मेरा कहीं से कहीं तक नाता नहीं है, लेकिन दारा सिंह जी से एक बात करेक्शन करना चाहूंगा कि परमिशन नहीं थी बेतन घाटी के अंदर टूरिस्टों को आने की। लोकल अथॉरिटी ने, सूत्रों के अनुसार ये खबर बहुत चल रही है मीडिया के अंदर, सर्कुलेशन हैं कि लोकल अथॉरिटी ने लेटर नहीं दिया था राज्यपाल को। बिना राज्यपाल को लेटर दिए हुए आपने घाटी के अंदर परमिशन कैसे दे दी बेतन के अंदर? या आधी अधूरी जानकारी दे रहे हैं। और दूसरी चीज से 15 मार्च को डिप्लॉयमेंट सेना की रहती है बेतन घाटी के अंदर, लेकिन वो डिप्लॉयमेंट को छूट दी गई थी। उनकी मॉक एक्सरसाइज जल्द चलती है। RR की 36 RR की क्या कहते हैं फौज वहां पर रहती है जम्मू कश्मीर के अंदर, और 36 RR की फौज की डिप्लॉयमेंट थी, लेकिन हटा दी गई थी एक्सरसाइज के चक्कर में। लेकिन परमिशन कैसे दे दी लोकल अथॉरिटी बिना राज्यपाल को लेटर दी है? इसमें सरकार का रोल नहीं है, फारूक अब्दुल्ला की सरकार का रोल नहीं है, लेकिन लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि लोकल अथॉरिटी ने राज्य सरकार को क्यों नहीं बताया। बिल्कुल ये पूछना चाहिए। ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे कि वहां पर सेना नहीं। दारा सिंह जी क्या कहना है? देखिए, आप पहले ये देख लीजिए कि उससे पहले की आप एक सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का माननीय कानपुर कार्यक्रम लगा था, उसको निरस्त कर दिया गया। वो सुरक्षा से एजेंसियों से बैठक नहीं किए, वो सिर्फ जम्मू कश्मीर नहीं गए, वो बिहार में प्रचार करने चले गए। आप सोच लीजिए कि ये पुलवामा हमला की तरफ पूरी तरह से प्लानिंग के तौर पे किया गया, और ये क्यों किया गया इस पे भी मंथन होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। और मुझे तो पता चल रहा है कि जहां तक ये जो भारतीय जनता पार्टी है, वहां पर जो है एक तरफ से आर्थिक कमजोर करेगा लोगों को पहले, फिर वहां की जो सस्ती जमीन है अपने पूंजीपति मित्रों को बेचने के लिए ये सारा प्लान किया गया। मरा कौन? हमारे देश का नागरिक मरा है, हमारे देश की आत्मा पे चोट लगी है। हम लोग सरकार के साथ हैं, मगर सरकार का देख लीजिए किस तरह के चेहरे हैं। सोशल मीडिया पर अपने नेताओं के द्वारा, सांसद के द्वारा कुछ और लिखवा रहे हैं, जो गालीबाज किराए के टट्टू रख रखे हैं उनसे कुछ और लिखवा रहे हैं। अच्छा दारा सिंह जी सुनिए, दारा सिंह जी अभी आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर नहीं गए, अखिलेश यादव कानपुर गए हैं? नहीं, मैंने कानपुर का इन्होंने अभी जिक्र किया, मैंने उसका जवाब दे रहे थे, शायद आपने सुना नहीं। हमने एक घटना हुई थी कानपुर में, माननीय श्री अखिलेश यादव जी गए थे, तब उसके बाद से मीडिया ने क्या खबर चलाई थी, जरा इस पे भी मंथन कर लीजिए आप लोग। उन्होंने जब वहां उनके घर पहुंचे उसके बाद से लेकर क्या खबर चलाई गई, इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे साथी जाएंगे, हमारी वहां पर हमें वो जानते नहीं और हम उनको पहचानते नहीं, तो हम पहुंच नहीं पाएंगे वहां। ठीक है, बात उनके। अच्छा, मतलब आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, इसलिए इस वजह से नहीं पहुंच पाएंगे। पहले सुन तो लीजिए महाराज, सुन लीजिए चंद्रभूषण जी, सुन लीजिए, पहले बात सुनिए।
आप लोग झूठ फैलाए हो, समाजवादी हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता है। नहीं, बात ये बोलने नहीं दिया जाता है, बोलने नहीं दिया जाता है। जब तक बोलने नहीं दोगे तो कब से देश जानेगा? या बोलिए लोगों का समर्थन करना चाहिए। नहीं, मैं देश के समर्थन के साथ हूँ, मैं तुमसे ज्यादा पाकिस्तानियों को मार सकता हूँ। मेरा हर एक समाजवादी पार्टी का नेता कार्यकर्ता पाकिस्तान के 10 सर काट के ला सकता है, मगर भारतीय जनता पार्टी वहां पर बिरयानी खाने जाती है, वहां चादर चढ़ाने जाती है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से हमारी बात चल रही है इंडिया वाइज से, इंडिया वाइज से हमारी बात चल रही है। अरे तुम्हारे रिश्तेदार हैं पाकिस्तानी, आपने सीमा हैदर को इंटरराष्ट्रीय भौजी बनाया है कि नहीं? आप बताइए सीमा हैदर को क्या बना कर? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने क्या? ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, ठीक है, आप बोलने नहीं रहे हो। चलिए ठीक है, शांत हो जाइए। अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, आप जवाब दीजिए, क्योंकि अगर विपक्ष इस तरीके की बातें उठा रहा है कि भैया प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर नहीं गए, लेकिन ये सवाल तो तभी उठाने चाहिए ना कि जब आप खुद गए हों। ठीक है, वहां पर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ भी करा सकती है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। बताइए। जी बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि मैं इज्जत करता हूँ और सपा तीसरे नंबर की पार्टी है भारत की, ठीक है, तो लेकिन उनसे मैंने इस तरीके का बयान मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि ऐसे समय में पूरे देश को एक हो जाना चाहिए राष्ट्र के हित में। अब अगर ये कहते हैं कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा, तो हम ठीक है, हम अहिंसावादी देश है, मैं मानता हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि शांति के लिए भी हमें हिंसा करनी पड़ती है। अगर हमारे को कोई आके मार रहा है, हमारे देश में आके मार रहा है, तो अगर हम उनको पकड़ के मारेंगे तो ये आत्मरक्षा कहलाता है, सेल्फ डिफेंस कहलाता है, ना कि ये हिंसा कहलाएगा। तो ये उनको समझना चाहिए कि ये जो है, कई बार जो हमने बहुत संयम का पालन किया। पहले 70-80 साल से हम देख रहे हैं, जब से आजाद हुए हैं, हमने जो है शांति के लिए बहुत संयम का पालन करके हम चले हैं। अब पाकिस्तान ने हमारी जमीन भी ले रखी है, कश्मीर की 1/3 उनके पास है, फिर भी हमने संयम का पालन किया। लेकिन अब जो है ये सर के ऊपर पानी जाता जा रहा है। जब हम उनके साथ हम उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ खराब व्यवहार करते हैं। आगे होके हमारे सीज फायर का भी उल्लंघन करते हैं। तो अगर बॉर्डर पे देखा जाए तो उनके सेना के लोग, तो हमें जवाब देना पड़ेगा। इसको हम सेल्फ डिफेंस हम मानेंगे। और सपा जैसी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी भारत की, और इतनी बड़ी पार्टी से मैं इस तरीके की चीजें मैं नहीं उनसे आशा रखता कि वो ऐसे बयान करेंगे। इस तरीके की जो जब इस तरीके की भारत पे हमला, बिल्कुल। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये उठ जाती है कि एक तरफ विपक्ष आवाज उठाता है कि भैया भारत सरकार क्या कर रही है, आए दिन हमले हो जाते हैं, ठीक है, रोज मुठभेड़ रहती है, और जब जंग का नाम आता है तो फिर कहने लगते हैं कि जंग से कोई फायदा नहीं है। जी बिल्कुल। अब देखिए, अगर आपने देखा होगा तो मैंने असदुद्दीन ओवैसी जी का भी मैंने बयान पढ़ा, उन्होंने भी भारत सरकार का समर्थन किया, जबकि उनसे मैं आशा नहीं करता कि वो पर फिर भी उन्होंने भारत सरकार का समर्थन किया है, और उन्होंने भी कहा है कि जो भी भारत सरकार कदम उठाएगी हम उनके साथ हैं। तो ऐसे जो इस समय में सपा को भारत सरकार का साथ देना चाहिए, और ये पार्टीबाजी इसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। चाहे मतलब पार्टीबाजी इसमें होनी ही नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र का हित हमें इसमें देखना चाहिए ऐसे समय में। ठीक है, ठीक है। रसेल, यहाँ पर एक बात जानना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका भारत के साथ खड़ा है साफ तौर पर, ठीक है, लेकिन ये भी कभी कभी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं जो अमेरिका की साथ खड़े रहने की आदत है, उसमें कहीं ना कहीं जो दो तरफा चीज है वो निकल कर भी सामने आ जाती है। नहीं, बिल्कुल सही बात बोले पुष्पेंद्र। अमेरिका की पॉलिसी थी, स्टैंड बाय पॉलिसी कभी रही नहीं है। पहली चीज है कि वो पाकिस्तान को भी सपोर्ट करता है। ये जरूर है कि वो हिंदुस्तान को उसने इस बार सपोर्ट किया है हमले के बाद, लेकिन अमेरिका के साथ भी ये दुर्भाग्य है कि वो उनको पाकिस्तान को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। रीजन उसका ये है कि बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, आपको याद होगा 2019 में। बालाकोट स्ट्राइक के बाद सबसे पहले मीडियोकर पार्टी बन के कौन सामने आई थी? अमेरिका आई थी शांति प्रस्ताव लेके। उसके बाद वहीं पाकिस्तान के साथ, आपकी आवाज कट रही है पुष्पेंद्र, बोलिए बोलिए बोलिए। वहीं पाकिस्तान के साथ भी उनका टाई अप है काउंटर टेररिज्म को लेके। इस्लामिक स्टेट से खुरासन से लेने के लिए पाकिस्तान को खुद वो फंडिंग कर रही है। तो आप ये सोचिए कि
मजबूरी उनकी पाकिस्तान के साथ भी है। और आपको याद होगा शायद 1980 के दशक में F-16 प्लेन दिए थे, उसकी मेंटेनेंस के लिए भी हर साल वो $400 मिलियन देता है। तो अमेरिका की कॉम्प्लेक्स डिप्लोमेसी बहुत ही क्या कहते हैं रिलायबल इतनी नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि अमेरिका खड़ी है भारत के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी की डिप्लोमेसी हर देश ने स्वीकार करी है, चाहे वो कतर हो, जॉर्डन हो, ठीक है अनुराग जी, हो, फ्रांस हो। ठीक है अनुराग जी, क्या कह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूं कि भले ही अमेरिका ने हमारा इस मामले में समर्थन किया है, लेकिन हम अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि पहले भी उसने जो है पाकिस्तान को आर्थिक रूप से मदद भी देता आया है, पाकिस्तान को हथियार भी बेचता आया है। तो और हर समय पहले जब भी युद्ध भारत और पाकिस्तान का हुआ है, उसने पाकिस्तान का साथ दिया है। तो पाकिस्तान हमारे लिए जो तो एक तरह से अमेरिका पे हम पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते, वो भरोसेमंद पार्टनर नहीं है हमारा। बिल्कुल। और यहाँ पर अनुराग जी कुछ बातें और देखने वाली हैं। जिस तरह अफगानिस्तान में 20-21 सालों से जो अमेरिका की आर्मी थी वो वहां पर पड़ी थी और अचानक से आर्मी को हटा लिया। जो देश बड़ी खुशी के साथ वहां पर रह रहा था, जो नागरिक रहने से लगे हुए थे, वहां पर अब तालिबान का कब्जा हो गया। अमेरिका की यहाँ पर एक कमजोरी भी देखने को मिली। जी बिल्कुल। और अगर आप देखो तो पाकिस्तान की जमीन, पाकिस्तान ने अपनी जमीन का इस्तेमाल होने दिया तालिबान से, ताकि अमेरिका लड़ पाए। अमेरिका से तालिबान से लड़ने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान का सहयोग लिया और अब तालिबान से ही हाथ मिला लिया। तो पाकिस्तान को जो है कभी भी आप जो है अमेरिका पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। और इससे ज्यादा हमारे मददगार जो हमें रहता है वो रशिया है। रशिया हमारी हमेशा मदद करता है और हमेशा हमें समर्थन देता है सही चीज पे। और अभी भी मैं मानता हूं कि हमारा अगर कोई सबसे भरोसेमंद जो अगर मित्र है वो रशिया है। और हमें जो है रशिया को हमें अपने जो है साथ लेना चाहिए और रशिया को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। तो हमारे को इससे बहुत फायदा होगा। और रशिया जो है वो चाइना को भी काउंटर करता है, क्योंकि चाइना भी हमारे एक तरफ से हमारे पीछे पड़ा रहता है। चाइना के पास भी हमारे कश्मीर का एक अक्साई चिन्ह का छोटा सा एक हिस्सा चाइना के पास भी है, चाइना के कब्जे में भी है। तो चाइना और पाकिस्तान दोनों मिली भगत करके भारत पे जो है हावी होना चाहते हैं दोनों तरफ से। लेकिन जो है हमारे आपको जैसे हम सबको पता है कि हमारी सेना इतनी ज्यादा जो है उनमें जोश है कि वो चाहे वो कश्मीर में -45 डिग्री भी होता है, चाहे वो राजस्थान में वो 40+ मतलब 50 डिग्री इतनी धूप बरसती है, तो भी वो कभी पीछे नहीं हटते अपनी ड्यूटी को पूरा करने से। और इसलिए भारत आज जो है चाइना की और पाकिस्तान की बुरी नजर हम पे है, उसके बाद भी जो है हम बिल्कुल पीछे नहीं हटे हैं और अपनी 1 इंच भी जमीन उनको लेने नहीं देते हैं। ठीक है चंद्रभूषण जी, अमेरिका पर कितना भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि जो उसकी नीतियां हैं उससे साफ पता चलता है कि अमेरिका हमेशा अपना फायदा देखता है। ठीक बात है। देखिए, हम अपनी आत्मनिर्भरता से पाकिस्तान को हराएंगे, पाकिस्तान से युद्ध करेंगे। हम किसी और देश, देखिए एक मनोबल तोड़ने की बात होती है, सपोर्ट करने की बात होती है, सही और गलत की बात होती है। हमने सब लोगों को बताया कि पाकिस्तान किस तरह से टेररिज्म को हमारे ऊपर वो कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है। ये सब पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर टेररिज्म है और इसका दोषियर हमने अपने मित्र देशों को और पूरे विश्व के जो भी हमारे साथ संबंध है, रिलेशन है, उन लोगों को दिया है। और उन लोगों को सच्चाई बताइए कि पाकिस्तान इसी तरह से विश्वास करने लायक नहीं देश है। क्यों? क्योंकि इसके पास किसी भी बात का विश्वास नहीं है, न नियत है, न नीत है और न ही प्रोग्रेसिव नेशन है। और ये भारत को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है, कश्मीर को डिस्टर्ब करने का काम कर रहा है। इसलिए पूरी तरह से विश्व में पाकिस्तान अलग थलग पड़ा हुआ है। और आपको बताऊं कि ये धर्म की स्थापना होगी पाकिस्तान के टुकड़े करने के बाद, दूसरे देश बनेंगे और ये धर्म की जब स्थापना होगी तो वो काम भारत ही करेगा। क्योंकि आज जरूरत है, जिस प्रकार से कश्मीर में हमले किए गए वो बहुत ही बुरे हैं। इस देश की आत्मा पर हमला किया गया। नहीं चंद्रभूषण जी, बात ठीक है, लेकिन यहाँ पर भारत सरकार ने एक बात खुद भी स्वीकार की है कि भैया सुरक्षा में चूक हुई है।
और जब सुरक्षा में अभी तक चूक हुई है तो इससे पहले जो इनपुट थे उनके बारे में तो शायद पता ही नहीं होगा। फिर देखिए, आपको पता है कि 24/7 कश्मीर पर सेना, सीआरपीएफ, बीएसएफ और वहां की लोकल पुलिस, वहां पर जब इन्होंने बैसरम घाटी का टूर शुरू किया तो इसकी बात लोकल के जो ये लोग टूर वाले थे, इन्होंने ना ही सरकार को बताई, ना ही गवर्नर हाउस को बताई, और ये इन लोगों जो सैलानी थे इनको लेकर ऊपर चले गए। देखिए, कहीं ना कहीं सरकार ने पहले दिन ही कहा कि हम ये समझ ले कि हमें आभास नहीं था कि इस तरह की कोई एक्टिविटी हो सकती है, या तो इतना हम ब्लाइंड विश्वास कर रहे थे कि ऐसा कैसे कोई कर सकता है भारत के साथ या कश्मीर में हमारे साथ। तो ये चूक है, और ये चूक लोकल कोऑर्डिनेशन की वजह से भी हो सकती है, और लोकल जिस तरह से बिल्कुल चंद्रभूषण जी, बात ठीक है, दुकानें लगी थी, घोड़े वाले थे, होटल वाले थे, बात ठीक है। जो आपने कहा किलोमीटर ऊपर का जो क्षेत्र है वहां पर होनी चाहिए थी, वो व्यवस्थाएं नहीं थी। नहीं चंद्रभूषण जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो बॉर्डर है, बॉर्डर में जो पाकिस्तान के हिस्से में कश्मीर है, वहां पर हमास के अधिकारी बैठक करते हैं, और ये बात अमेरिका का एक अधिकारी बताता। जब उन लोगों को इनपुट है तो फिर आखिर भारत को ये जानकारी क्यों नहीं मिली? नहीं, भारत को इसकी जानकारी होनी चाहिए थी, भारत को इस पर रिएक्शन भी करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इसको चूक माननी चाहिए सरकार को, और ये आगे इस तरह के इंटेलिजेंस फेल हुए, किस तरह की घटना हुई, इस पर विवाद ना करते हुए आगे किस तरह इसको मजबूत किया जाए और किन लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी जाए, सरकार को इस पर पुख्ता काम करना चाहिए। देखिए, कश्मीर हमेशा ही भारत के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अहमियत में रहता है, लेकिन ये इस तरह की घटना में पूरे देश को झकझोर कर रखा, ठीक है दारा सिंह जी, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है दारा सिंह जी। जी हाँ, अब तो खुद चंद्रभूषण जी भी बोल रहे हैं कि सरकार को कुछ ना कुछ इसमें पहले से देखना चाहिए था। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान से एक बार आमना सामना कर ही लिया जाए, चाहे हम 500 का तेल मिले हम खरीदेंगे, मगर देखिए वो बार बार आकर हमारे ऊपर पीठ पे कभी छुरा भोग जाता है, कभी कहां पे भोग जाता है। पहला काम। दूसरा चीज, अगर नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और राजनाथ सिंह जी देश नहीं संभाल पा रहे हैं तो भैया कोई जबरदस्ती नहीं, हमारे देश में और भी लायक लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको सौंप। अच्छा ठीक है दारा सिंह जी, एक बात का जवाब दे दीजिए। नहीं, एक बात का जवाब दे दीजिए आप। मान लीजिए कि केंद्र में आपकी सरकार है, इस तरह का हमला होता है, आप क्या कदम उठाएंगे? मैं उनको सर कटवा दूंगा सर पे। हाँ, तो अभी फिर अगर जंग होती है तो आप साथ है ना उसमें? देखिए, बात सुन लीजिए, पहले हमारी बात सुनिए। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी क्या हुआ, इनकी सरकार में कई बार घटना हुई, ये सो जाते हैं। हेलो, हाँ सुनाऊं मैं। जब इनके सरकार में घटना होती है तब ये जग जाते हैं, फिर 4 दिन सो जाते हैं। जैसे विधानसभा के सामने एक महिला आग लगाई, 4-5 दिन ये जगे रहे भारतीय जनता पार्टी वाले, फिर दूसरी घटना हुई पर ये संज्ञान नहीं लेते। उसी तरह पुलवामा हमला जब हुआ था तो आपके पास इतनी एजेंसियां हैं, इतने अधिकारी होते हैं, प्रधानमंत्री जी के पास, गृह मंत्री जी के पास खुफिया जासूस भी होते हैं, आखिर उनको किस बात की तनख्वाह आप देते हो? इसलिए कि हमारा भारतीय जवान खत्म हो जाए, या हमारा पर्यटन खत्म हो जाए, या विदेश से कोई आया हो उसको खत्म कर दिया इसमें। अब सोचिए, जिस देश के 2 आदमी मरे हैं वो जाकर वहां पर उनकी लाशें गई होंगी तो क्या कहा होगा? हमारे देश की छवि धुंधली करने में भारतीय जनता पार्टी का एक बार नहीं कई बार हाथ रहा है। देखिए चंद्रभूषण जी सुनिए, मैं बता दूं, मेरे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सुन लीजिए, जब तक माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे रक्षा मंत्री, आप रिकॉर्ड देख लेना, एक भी कोई आ नहीं पाया देश के अंदर। ये चीज याद रखना। अरे भाषण से थोड़े होता है देश चलता है, देश चलता है करो या मरो से। भारत के अंदर तुम महंगाई बढ़ाए हो,
बॉर्डर भी नहीं संभाल पा रहे हो, तो तुम क्या कर रहे हो? सिर्फ फोटो खिंचाने विदेश नहीं जाते दारा सिंह जी, हो। अब दारा सिंह जी, अब दो तरह की बातें हो रही हैं, दो तरीके की बातें हो रही हैं। अब आप बोल रहे हो कि देश चलता है करो या मरो से, अगले साथ बोल रहे हैं कि जंग से कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैंने क्या कहा? जंग का मतलब ये है कि पहले ये तो देखो कि हमारे देश के अंदर कौन सा गद्दार था। हाँ। जब RDX जब आया, ऐसे नहीं आया होगा भाई साहब। जब तक केंद्र सरकार का कोई मंत्री या रक्षा मंत्री का कोई आदमी उसको परमिशन न दिया होगा। आपको याद है एक फर्जी Z+ सुरक्षा लेकर कच्छ बॉर्डर पे घूम रहा था, आपको याद होगा आप लोगों को। तो ये भारतीय जनता पार्टी हमें ये ना बताए। चल ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है रसेल सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, शांत हो जाइए। तुमको जनता घंटा बजाने के लिए नहीं चुना है। सुन लीजिए चंद्रभूषण जी, सुन लीजिए। अरे पहले बात सुनो, डबल इंजन की सरकार है, कई साल से आप रिपीट हो रहे हो। ये गड़े मुर्गे फाड़ते रहोगे, देश को बर्बाद करते रहोगे। तुम्हारे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, तुम्हारे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारा बच्चा जो है ना। ठीक है, शांत हो जाइए, आवाज डाउन कर दीजिए। यहाँ मर तो रहा। ठीक है। अरे हम जिस दिन हमें मौका दे दिया ना देश ने, उस दिन पहले भारतीय जनता पार्टी को ही देश से बाहर कर दूंगा, RSS को ही बाहर कर दूंगा, समझ गए? अरे तुम लोगों को तो हम ऐसी जगह भेजेंगे। ठीक है रसेल, ये जो पाकिस्तान की तरफ से शिमला समझौता रद्द करने की बात कही जा रही है, और इसको लेकर क्या कुछ नुकसान भारत को हो सकता है, क्योंकि वो शिमला समझौता तो पहले से ही मृत स्थिति में पड़ा हुआ। रसेल, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे, आपकी आवाज नहीं पाई थी। हाँ, मेरा सवाल ये था कि जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि भैया हम भी शिमला समझौता रद्द करेंगे, लेकिन शिमला समझौता अगर देखते हैं तो वो तो पहले से ही मृत स्थिति में पड़ा हुआ है, उसको रद्द करने से भारत को कुछ नुकसान होने भी वाला नहीं है। नहीं पुष्पेंद्र, उसको लेकर भारत को कोई नुकसान होने वाला नहीं। शिमला समझौता ऑलरेडी पाकिस्तान रद्द कर चुका है। पाकिस्तान ऑलरेडी कई बार इंटरनेशनल मैटर पे ले जा चुका है। अब वो शिमला समझौता रहा ही नहीं है। जब दो पक्षीय बातचीत करने की बात लिखी गई थी समझौते के अंदर, और पाकिस्तान पहले ही उस शिमला समझौते के अंडर एक्टिव पाकिस्तान ने करगिल वॉर करा था, तो वो शिमला समझौता रहा कैसे, आप ये बताइए। बिल्कुल। तो शिमला समझौता ऑलरेडी मृत है, उसको रिवाइव करने के भारत भी उस चीज को भूल चुका है, और पाकिस्तान रद्द करे ना करे, शिमला समझौता वैसे ही ऑलरेडी मृत स्थिति है। चलिए ठीक है, ये बताना जी ठीक है, आपको ये भी बताना चाह रहा था कि अमेरिका में बात अधूरी रह गई थी कि अमेरिका पर भरोसा मुझे इसलिए भी नहीं है क्योंकि अमेरिका ने खुद ही मुजाहिदों की फौज खड़ी करी थी 80 के दशक में USSR को खड़ा करने के लिए। आज वही मुजाहिदों की फौज लेकर पाकिस्तान चल रही है, और वही पाकिस्तान आज मुजाहिदों को भारत के लिए यूज कर रहा है। तो अमेरिका की दोगुनी नीति उससे लाख गुना भारत का सबसे अच्छा दोस्त रशिया है। रशिया पर भरोसा किया जा सकता है। 99 के जंग में एम्यूनिशन जितने भी थे वो रशिया ने प्रोवाइड करे थे। इंडिया को सैटेलाइट की डिमांड करी थी अमेरिका से, लेकिन अमेरिका ने सैटेलाइट दिए नहीं थे। तो सबसे अच्छा मित्र रशिया के रूप में है, अमेरिका पे इतना भरोसा नहीं है। चलिए ठीक है रसेल, समय की कमी है, और आप सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस हिसाब से अब जो आगे की रणनीति भारत की तरफ से बननी शुरू हो चुकी है, उससे पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है, और इतना बौखला गया है कि जो पाकिस्तान के नेता है वो अब बौखलाहट में किस तरीके के बयान दे रहे हैं उनको खुद नहीं पता। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी